जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का भूगोल के बारे में। तो झारखंड का भूगोल में आज हम लोग देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। आज हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ेंगे। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड में अपवाह प्रणाली, और अपवाह प्रणाली में ही आ जाता है नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। ठीक है, तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे झारखंड में अपवाह प्रणाली, नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। आज हम लोग करेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो से अपडेट हो जाइएगा, तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप से। झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। झारखंड का धरातलीय स्वरूप के निर्माण में, मतलब जब झारखंड के धरातलीय स्वरूप का जो निर्माण में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। क्लियर है। छोटानागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। कैसे हुआ है? लावा के जमाव से। छोटानागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। क्लियर है। और छोटानागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है कितना है? 760 मीटर है। छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? संवेद शिखर, जिसको पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी संवेद शिखर है, मतलब पारसनाथ पहाड़ भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर हम लोग फीट में देखेंगे तो 4478 फीट है। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ पहाड़ी, जो संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा गया है समझने के दृष्टिकोण से। तो इसको बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसको जैसे पहला पार्ट है पाट क्षेत्र, दूसरा में बांटा गया है रांची का पठार, तीसरा में हजारीबाग का पठार, और चौथा में राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। इसको 4 भाग में विभाजित किया गया है। तो हम लोग चारों भाग को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाट क्षेत्र, इसको पश्चिमी पठार भी कहते हैं। पाट क्षेत्र का अर्थ होता है समतल जमीन। ठीक है, पाट क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? समतल जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। पहला सबसे ऊंचा भाग तो हो जाता है पारसनाथ पहाड़ी, उसके बाद सेकेंड स्थान में आता है यही पाट क्षेत्र। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। किसका? पाट क्षेत्र का। पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ से? रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से पलामू के दक्षिणी हिस्से तक है। पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक इसके विस्तार है। और पाट क्षेत्र की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाड़, ऊपरी भाग जो है वो टाड़ कहलाता है, और निचली भाग को दोन कहते हैं। डाड़ और दोन तो सभी कोई जान रहे हैं कि ऊपर जो रहता है वो डाड़ रहता है, और नीचे जो गड्ढा रहता है वो खेत होता है या दोन कहते हैं। ठीक ना, यही चीज़ है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है, लगभग 3000 फीट। अगर फीट में देखें तो 3000 फीट और मीटर में 900 मीटर है। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट क्षेत्र हैं। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट क्षेत्र हैं। पहला नेतरहाट पाट, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। अगर फीट में देखें तो 3871 फीट है। और दूसरा गणेशपुर पाट, ये सब नाम है, 1171 मीटर है। तीसरा जनीरा पाट 1142 मीटर है। और पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है वो सानू और सारो पहाड़ी है। उसको याद रखिएगा। पाट क्षेत्र की सबसे प्रमुख पहाड़ी कौन कौन है? सानू और सारो। पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल और शंख नदी आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। मतलब उत्तरी कोयल और शंख नदी का उद्गम स्थल भी पाट क्षेत्र ही है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन क्षेत्र है, तो इसमें आ जाएगा पाट क्षेत्र। और तसत्रीनुमा बारवे का मैदान, ये मैदान है
तसतरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं रांची का पठार। ठीक ना, दूसरा देखते हैं रांची का पठार। तो रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। रांची का पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर लगभग 1970 फीट है। इसकी ऊंचाई है 600 मीटर चाहे 1970 फीट, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और रांची का जो पठार है वो चौकर है। ठीक है, चौकोर है, चार कोनिया है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण, जो पठार है उसके किनारे जो ढाल है, इसके कारण ये जलप्रपातों का निर्माण करती है। मतलब झरना वरना के निर्माण करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि इसके किनारे ढाल है। ठीक है, झरना जो गिरता है ऊपर से नीचे ना, ढाल से गिरता है। ठीक है, तो ही है, ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसमें प्रमुख जलप्रपात बूढ़ा घाघ, इसको लोधा घाघ भी बोलते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा का ही नाम गोमतीधारा है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग का पठार को दो भाग में बांटा है, ऊपरी हजारीबाग और ऊपरी हजारीबाग पठार, और दूसरा है निचला पठार, हजारीबाग का निचला पठार। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऊपरी हजारीबाग का पठार। तो इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है। इसका विस्तार जो है वो रांची के पठार के समानांतर है और हजारीबाग जिले में है। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था। भूतकाल में मतलब पहले हजारीबाग रांची के पठार से ही ये जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर घाटी के बहाव के कारण, कटाव के कारण ये रांची पठार से अलग हो गया। ठीक ना, दामोदर घाटी का जो कटाव हुआ वहाँ से ये अलग हो गया। ठीक ना, नहीं तो पहले किसमें था? रांची पठार में ही था। इस पठार के समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, लगभग 1970 फीट है। सिर्फ समानांतर है तो दोनों का बराबर है। हजारीबाग पठार भी यही 1970 फीट है और इसका भी 1970 फीट ही है। हजारीबाग का निचला पठार, दूसरा देखते हैं हजारीबाग का निचला पठार। हजारीबाग पठार का ये दूसरा भाग है। यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण बाह्य पठार भी कहा जाता है। इसको बाह्य पठार कहते हैं, हजारीबाग का निचला पठार को, क्योंकि छोटा नागपुर के सबसे लास्ट हिस्से में है, बाहरी हिस्से में है। ठीक ना, इसलिए इसको बाहरी पठार भी, बाह्य पठार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर लगभग 1476 फीट है। ये झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। सबसे कम वाला पठारी क्षेत्र है कौन है? हजारीबाग का निचला पठार। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, 4478 फीट के दृष्टिकोण से देखें तो। इस क्षेत्र में मतलब कहने का मतलब इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर, गिरिडीह का जो पठार है तो बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। अब चलिए चौथा लास्ट देखते हैं, यह राजमहल के पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। यह आसमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है। राजमहल के जो पहाड़ी एवं मैदानी जो क्षेत्र है, यह आसमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है। यह पठारी क्षेत्र समुद्र से औसतन 150 से 300 मीटर ऊंचा है। ठीक ना, इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है। बिहार तक भी विस्तृत है ये। तो राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले तक है। ठीक ना, राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ है? देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले तक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है।
इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों का नाम क्या है? डोंगरी है। ठीक ना, क्लियर हो गया। नुकीली जो पहाड़ी है वो सब टोंगरी कहते हैं और गुंबदनुमा जो पहाड़ी है उसको डोंगरी कहते हैं। ठीक, ये है राजमहल की पहाड़ियाँ तो मैदानी क्षेत्र में। तो हम लोग आज देखे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की अपवाह प्रणाली। झारखंड में अपवाह प्रणाली, और अपवाह प्रणाली में ही आ जाता है नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। ये तीनों को हम लोग जानेंगे। ये क्लास 2-3 दिन चलेगा अपवाह प्रणाली, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे आगे जो भी सिलेबस में है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद।